नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी डिजिटल जिंदगी की एक कह सकते हैं दोहरी सच्चाई के बारे में। एक तरफ तो हमारे कनेक्शंस हैं जो हमें लगता है कि बहुत मजबूत हैं, पर असल में वो काफी नाजुक हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे डिजिटल खर्च, उन पर अब पहले से कहीं ज्यादा पैनी नजर रखी जा रही है। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा सोच कर देखिए, अगर कल सुबह हम उठें और इंटरनेट हो ही नहीं तो क्या होगा? ना कोई यूपीआई चलेगा, ना सोशल मीडिया, ना ही कोई बैंकिंग ऐप। सब कुछ, पूरी दुनिया एक पल में जैसे थम सी जाएगी। और ये सिर्फ कोई डरावना सपना नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत हो सकती है जो शायद हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा करीब है। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, यही ना कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, ऊपर आसमान से। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 97% डेटा, जी हाँ 97%, समंदर के नीचे बिछी असली केबल्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क से गुजरता है। सैटेलाइट पर तो सिर्फ 3% ही निर्भर है। तो आज की हमारी बातचीत के पहले हिस्से में हम इंटरनेट की इसी छिपी हुई रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करेंगे। सोचिए, 13 लाख किलोमीटर लंबा एक जबरदस्त नेटवर्क जो समुंदर के नीचे बिछा हुआ है और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट कोई हवा में उड़ता हुआ क्लाउड नहीं है। नहीं, ये तो केबल्स का एक असली फिजिकल जाल है। डेटा सचमुच में अमेरिका से यूरोप तक सफर करता है और फिर वहां से एशिया पहुंचता है। मतलब एक पूरी फिजिकल यात्रा है जो इन समंदरी केबल्स के जरिए होती है। अब बात करते हैं कि कैसे ये फिजिकल नेटवर्क एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट, मतलब एक टकराव का केंद्र बन गया है, और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई भी तनाव होता है तो वो सीधे सीधे हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और ये टकराव का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जहां से इंटरनेट की बेहद जरूरी केबल्स गुजरती हैं। और हुआ यह है कि हाल ही में ईरान ने इन केबल्स को काटने की धमकी दी है। अब अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा खासकर एशिया पर। और देखिए, ये खतरा कोई हवाई बात नहीं है, ये बिल्कुल असली है। इन केबल्स को 3 तरीकों से काटा जा सकता है। पहला, किसी लड़ाई के दौरान अगर कोई जंगी जहाज डूबता है तो उससे नुकसान हो सकता है। दूसरा, समंदर में पहले से बिछाई गई माइंस में धमाका करके। और तीसरा, सीधे सीधे जानबूझकर कोई तोड़फोड़ कर दे। और इसका नतीजा क्या होगा? सोचिए जरा, पूरे एशिया में एक डिजिटल ब्लैकआउट हो सकता है। यूपीआई, बैंकिंग, हमारे सारे ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, सब कुछ पूरी तरह से ठप। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थम सी जाएगी। तो यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ है मैक्रो लेवल का खतरा, मतलब हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी को एक फिजिकल थ्रेट, और वहीं दूसरी तरफ है माइक्रो लेवल का खतरा, यानी हमारे पर्सनल डेटा की डिजिटल जासूसी। मतलब अब खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं रहा, बल्कि वो हमारे बहुत बहुत करीब आ चुका है। तो चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, और वो है हमारी निगरानी। हम एक ऐसे नए दौर में आ चुके हैं जहां हमारे फाइनेंशियल और सोशल मीडिया हर डिजिटल कदम पर नजर रखी जा रही है। ये बात ध्यान से सुनिए, अप्रैल 2026 से हमारा सोशल मीडिया एक तरह का टैक्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जी हाँ, टैक्स अधिकारियों को अब ये अधिकार मिल गया है कि वो हमारी इनकम को वेरीफाई करने के लिए सोशल मीडिया और ईमेल तक को मॉनिटर कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एक लग्जरी कार या फॉरेन ट्रिप की फोटो डाली। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो इन पोस्ट को फाइल किए गए आईटीआर से मिलाएगा, और अगर आपकी दिखाई गई लाइफस्टाइल और आपकी बताई हुई इनकम में कोई मेल नहीं मिला तो शक पैदा होगा, और बस इसके बाद एक फॉर्मल नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। चलिए अब पैसे से जुड़े कुछ और नए नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, खास तौर पर कैश, यूपीआई और एटीएम विड्रॉल से जुड़े बदलावों को। अब जितने भी बड़े लेन देन होते हैं उन पर और भी कड़ी नजर रखी जाएगी। जैसे कि अगर किसी के सेविंग्स अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा होते हैं या निकाले जाते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का 1 लाख से ज्यादा का बिल कैश में भरा जाता है, तो इसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली टैक्स अधिकारियों के पास चली जाएगी। और हाँ, रियल एस्टेट में 2 लाख से ऊपर कैश देने पर तो 100% पेनाल्टी है। एक और बदलाव है जिस पर शायद बहुत से लोगों का ध्यान ना गया हो। देखिए, बैंक हमें हर महीने कुछ फ्री एटीएम विड्रॉल्स की लिमिट देते हैं, है ना? जैसे मेट्रो शहरों में 3। अब नए नियम के हिसाब से अगर आप यूपीआई से कैश निकालते हैं तो वो भी इसी लिमिट में गिना जाएगा।
मतलब एटीएम और यूपीआई कैश दोनों को मिलाकर अगर लिमिट पार हुई तो हर ट्रांजैक्शन पर करीब 23 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। अब जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है उसे 150% बढ़ा दिया गया है। ये शायद सरकार की तरफ से एक इशारा है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ निगरानी और टैक्स के बारे में ही है। कर्जदारों के लिए कुछ नए सुरक्षा नियम भी लाए गए हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब रिकवरी एजेंट्स सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट पूरी तरह से बैन है, और अगर कोई बैंक इन नियमों को तोड़ता है तो उसका रिकवरी लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। तो इस सारी बातचीत को समेटते हुए आइए देखते हैं कि इस कनेक्टेड और निगरानी वाले दौर में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब तक हमने जो भी बात की वो असल में डिजिटल वल्नरेबिलिटी को समझाती है। ये एक तरह का दोहरा जोखिम है। एक तरफ हम उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमारी निगरानी हो रही है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, इंटरनेट एक नाजुक और फिजिकल नेटवर्क है। दूसरी, जियोपॉलिटिकल झगड़ों का सीधा असर हमारी डिजिटल जिंदगी पर पड़ सकता है। तीसरी, हमारी फाइनेंशियल और सोशल लाइफ अब अधिकारियों के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। और सबसे ज़रूरी, डिजिटल सेफ्टी के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस दुनिया में जहां कनेक्शन इतने नाजुक हैं और ट्रैकिंग लगातार हो रही है, हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? इस सवाल पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।